देखिए बच्चों, देखेंगे हम लोग एक्सरसाइज 8, चैप्टर का नाम है जीत जीत मैं निरखत हूं। और अच्छा पाठ है, पढ़ते हैं। चुप रहिए। अब आज कला प्रेमी जन साधारण तथा नृत्य रसिकों के बीच कथक और बिरजू महाराज एक दूसरे के परिवाची से बन गए हैं। महाराज की अथक साधना, एकांत निष्ठा और कल्पनाशील सृजनात्मक के संयोग से यह संभव हो सका है। कथक के व्याकरण और कौशल को उन्होंने सौंदर्य बोध और काव्य दिया है। वे कथक के ललित्य के कवि हैं। परंपरा की प्रामाणिकता की रक्षा करते हुए उन्होंने, चुप रहो जी, सृजनात्मक साहस के साथ कथक का अनेक नई दिशाओं में विस्तार किया है और यह सिद्ध किया है कि शास्त्रीय कला जड़ स्थिर नहीं है, उसमें एक निरंतर गतिशीलता और समकालीनता बरकरार है। लखनऊ घराने के वंशज और 7वीं पीढ़ी के इस कलाकार में सामानो 7 पीढ़ियों का सौंदर्य केंद्रीभूत हो गया है। सौम्य, हंसमुख, मिलनसार व्यक्तित्व, सहज निष्कपट, लगभग बच्चे का भोलापन लिए बिरजू महाराज को देखकर इनकी महान प्रतिभा का अंदाजा लगाना कठिन है। अब जितने भी बड़े लोगों को देखोगे वो बिल्कुल सीधा साधा दिखेंगे, सच में सीधा साधा ही रहते हैं। और ऐसे ही है अपने बिरजू महाराज। इनके प्रतिभा का, इनके गुण का पता लगाना इनके रूप को देख करके, इनके वेशभूषा को देख करके संभव नहीं है, किंतु बात करते करते न जाने कहां खो जाना और उंगलियां को निरंतर गिनती में उलझाए रखना अचानक चेहरे पर नितांत शून्य भाव बेचैन करने वाला होता है। अचानक कुछ कौंधता सा है उनकी आंखों में, फिर वही फुसलाती सी सरल मुस्कुराहट, दोहरा बदन, मझोला कद, चेचक के हल्के दाग, बड़ी आंखों वाला ढीला ढाला व्यक्ति मंच पर एकदम एक ही हो जाता है। छोटे कद के थे, मोटे थे थोड़े से, इसलिए दोहरा बदन कहा गया है। मुस्कुराहट थी हल्की सी चेहरे पर, मझोला कद, चेचक का, माता माई आई थी इनको, उसका दाग है। लोच, फुर्ती, हल्कापन, कथक नृत्य सौंदर्य मानो मूर्तिमान हो गया। यहां बिरजू महाराज की सुयोग्य शिष्या, मशहूर नृत्यांगना और रंग क्रम की पत्रिका की नटरंग की संपादक रश्मि वाजपेयी की महाराज जी से बातचीत किंचित संपादित रूप में अविकल प्रस्तुत है। बातचीत के बहाने बिरजू महाराज का तरंग जीवन उनके आत्मकथनों में झलक उठता है। पाठ के क्रोड़स्थ अंतः पाठ उन्हीं की 2 काव्य रचनाओं के हैं। ये जो पाठ है एक तरह से साक्षात्कार है, इंटरव्यू है बिरजू महाराज और उनकी ही शिष्या थी रश्मि वाजपेयी, उनके बीच। पहला सवाल आया, अपने बारे में कुछ बताइए। ये बता रहे हैं कि मेरा जन्म लखनऊ के जफरीन अस्पताल में, सुनना ध्यान से, जफरीन अस्पताल। आज तक के जितना भी लेखक का नाम पढ़िएगा कोनो में अस्पताल का जिक्र नहीं है। कौन अस्पताल में? जफरीन अस्पताल। 4 फरवरी शुक्रवार दिन का जिक्र नहीं था, सुबह 8 बजे टाइम का जिक्र नहीं था, बसंत पंचमी के एक दिन पहले, और कुछ जोड़ दीजिए 8:12:13 पे, तब ऑब्जेक्टिव आएगा कि बिरजू महाराज का जन्म कौन से सेकंड में हुआ था? 13 सेकंड में। घर में आखिरी संतान, 3 बहनों के बाद सबसे छोटी बहन मुझसे 9 साल बड़ी। अम्मा तब 28 की रही होगी। बहनों का जन्म रामपुर में, क्योंकि वहां बाबूजी 22 साल रहे। बड़ी बहन लगभग 15 साल बड़ी। उस समय बाबूजी रायगढ़ के राजाओं के यहाँ भी गए थे। मैं 1.5 साल का था, 1.5-2 साल का था। उस समय विभिन्न राजा के समय कुछ कलाकारों को मांग लिया करते थे। पटियाला भी गए थे पहले। रायगढ़ 2-2.5 साल रहे होंगे। रामपुर लौट कर आए। रामपुर काफी वर्षे से रहे। जब 5-6 साल के थे तो अक्सर नवाब याद कर लिए थे। हलकारे आ जाए तो जाना ही पड़ता था, चाहे जो कोई भी वक्त हो। इनका पूरा परिवार नर्तक था, नाचने वाला था। नाचने वाला समझ में आता है ना, डांसर का था। और इनको बुला, पहले नवाब रहते थे, अभी लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। तो जब भी ये लोग बुलाते थे ना वो लोग, तो इन लोगों को क्या करना पड़ता था? जाना पड़ता था। फिर वहां से 6 साल की उम्र में मैं नवाब साहब को बहुत पसंद आ गया। मैं नाचता था जाकर, पीछे पैर मोड़कर बैठना पड़ता था, चूड़ीदार पजामा अचकन पहनकर। अम्मा जी बेचारी बहुत परेशान, उन्होंने हमारा तनख्वाह भी बांध दी। बाबूजी
रोज हनुमान जी का प्रसाद मांगे। 22 साल गुजर गए, अब नौकरी छूट जाए। नवाब साहब बहुत नाराज कि तुम्हारा लड़का नहीं होगा तो तुम भी नहीं रह सकते। खैर बाबूजी खुश हुए, उन्होंने मिठाई बांटी, हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाया, जान छूटी। नवाब के यहाँ छोटे नवाब थे भैया, छोटे नवाब मतलब कि कोई अमीर बाप का बेटा था, उनको ये पसंद आ गया लड़का के बड़ी बढ़िया नचता है। रोज बुलाते थे, 6वें साल की उम्र में नचवाने लगा बुला के। मम्मी बोलती थी कि नहीं अभी सही नहीं है नचवाना, और उसके पापा जी जो थे बिरजू महाराज के, वो मन्नत माने कि अगर ये नौकरी छूट जाएगा तो हम प्रसादी बांटेंगे। फिर वहां से निर्मला जी के स्कूल में हिंदुस्तान डांस म्यूजिक में चले गए, 2-3 साल काम करते रहे होंगे। शायद 43 की बात रही होगी उनकी उम्र में। जुबली टॉकीज के बाहरी कॉम्प्लेक्स में मेरा नाच रखा गया, यही हाल आज भी है। इससे मैं एक कलाकार के नाते आमंत्रित था। उस उम्र में न जाने क्या नाचा होऊंगा। तबला बाबूजी ने बजाया, वो अक्सर वे बजा देते थे, पर उन्होंने एक मेरी आदत डाली थी कि अक्सर जहाँ खुद नाचते थे पहले मुझे नचवाते थे। खूब जोरों से जमकर नाचता था। यूं तो मुझे याद तो था नहीं, जो बोलते थे टुकड़े पर मेजरमेंट करके फट से याद कर लेता, जैसे दिग थई वो डांसर का ये स्टेप होता है। और अभी देखे होंगे वो स्टेप हम बता देते हैं, वो सीरियल में आता है ना, वो कुछ बात होता है तो धूम दना। वो 5 मिनट तक कैमरा सबके मुंह पे घूमता है, धूम तनना धूम तनना धूम तनना धूम तनना धूम तनना धूम तनना, ऐसे। तो वो लोगों का स्टेप होता है दिग थई। मैं अंदाज कर लेता, यह नाप मेरी ईश्वर की कृपा से शुरू में अच्छा था, खूब नाचा। उसी समय यहाँ कपिला जी, लीला कृपालानी हिंदुस्तान डांस अकेडमी में थी। बाबूजी के साथ मैं रोज आता था। हालांकि लौटते समय मुझे नींद आती थी तांगे में। मुझे हैट पहनने का बहुत शौक था। एक बार हैट पहने तांगा में लेटा था, पार्टीशन के कारण चेकिंग चल रही थी, हैट गिर गया तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। आते हैं स्कूल और सो जाते हैं। फिर उठाया, झंडे वालान के पास यो समय डर लगता था। पहाड़ी रात में बाबूजी के हाथ में छड़ी देकर पुलिस वाले ने टोका भी। उस समय ये सब नहीं रख सकते थे। खैर उन दिनों ऐसे ही बीतते रहे, लेकिन कपिला जी, लीला जी के जो हायर ट्रेनिंग होती थी मैं याद कर लेता था, और अगले दिन बाबूजी से कहूँ मुझे याद हो गया तो मुझे मानते नहीं थे। फिर अम्मा कहे कि सुन तो लो, और मस्का लगाए तो सुनते थे, पर ऐसे कि परन किण धुन धुन नाटितता धिंदा धिनता। ये पढ़ने उस समय 7 साल की उम्र में खूब सुनाता था। दरअसल उस समय की नौकरी का यह नहीं था कि जम गए एक ही जगह। जैसे मैं 28 साल से यहाँ से हूँ, तब वहाँ नौकरी की कुछ वहाँ समय लखनऊ में 2-3 महीने यह स्वतंत्रता थी। रामपुर तो है तो 2-3 महीना दिल्ली चले आए। बंदिश नहीं थी कि कहीं हिल नहीं सकते। मेरा भी मन नहीं लगता और लगता कि ऐसा ही करूं। बस इसी तरह वक्त बीता। यहाँ दिल्ली में जब हिंदू मुस्लिम दंगे होने लगे, मारा काटी होने लगी, तो डर के हमारे अम्मा और मैं लखनऊ चले आए। तालीम इसी किस्म की थी। कुछ क्लास में देखा, ताऊ जी को सिखा रहे थे, उसे देखा कुछ लखनऊ में। इसके बाद इसके अलावा प्राइवेट प्रोग्राम जिसमें बाबूजी जाती थी, जौनपुरी, मैनपुरी, कानपुर, देहरादून, कलकत्ता, बम्बई आदि मुझे जरूर रखते थे। पहले इसलिए कलकत्ता में मजा आता था कि मैं उसमें फर्स्ट प्राइज मिलने वाला था। उसमें शंभू जी महाराज, चाचा जी और बाबूजी दोनों नाचे, पर उसमें फर्स्ट प्राइज मुझे मिला। उनका पूरा खानदान बोले ही तो एक नचनिया था, नाचने वाला था। तो चाचा जी भी नाचे और इनके पिताजी भी नाचे और ये यूं नाचे, लेकिन फर्स्ट प्राइज इनको मिला। तो चाचा कहने लगे देख भैया, बड़े भैया तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। ना आदमी कहता है देखो ना, ये तो बड़का तो बढ़के रहा, छोटका ओकरों से आगे निकल गई। होता है कभी कभी। चेन मेडल वगैरह मुझे मिला। मैं 8.5 साल का था। समझ लीजिए कि 9.5 साल के भीतर ही सब तमाशे हो गए मेरी जिंदगी के। हाँ, मैं आमलेट नहीं खाता था, चाचा जी खाते थे। तो कहे आमलेट समझ में आ रहा ना, अंडा के। चुप रहो, हंसी आएगा। और ही चुप रहोगे तो हंसी आएगा, सुनोगे तब। लेकिन जब मूंग की दाल कहे तो बड़े मजे से खा लेता था। बोला जाता ऑमलेट खाइबे तो ना, मूंग की दाल खाइबे, ऑमलेट दे देता तो खा लेता था। नमवा बदल के खाते थे। हंसो, चुप हो जाओ। कभी कभी कहना पड़ता हंसो। वो आता है ना और शॉर्ट वीडियो म्यूजिक। हाँ, शंभू महाराज शुरू से ही बड़ा शौकीन तबीयत के थे। शंभू महाराज के थे चाचा। लच्छू महाराज शुरू से ही अप टू डेट रहते थे। वे 28-30 साल के होंगे। नए कलकत्ता थिएटर कंपनी में 40 साल से कलकत्ता और बंबई मिलाकर बीते।
हाँ, 9.5 साल का था, बाबूजी की मृत्यु हो गई। बाबूजी मर गए उनके 9.5 साल में। उनके साथ आखिरी प्रोग्राम मैनपुरी में था मेरा, वे 54 साल के थे, लू लग गई थी उन्हें, और इन्हीं की वजह से मैं नाचा था और उन्होंने भाया बताया था। उस समय अक्सर उन्हें बुखार था, लू उन्हें मैनपुरी में ही लग गई थी। हम लोग लौट कर आए, 16-20 दिन रहे होंगे, कमजोरी आती रही। बाबूजी की आदत थी, मेरी भी आदत है कि अपना दुख और कष्ट ज्यादा किसी से कहता नहीं हूं, वो भी छिपाते रहे। उन्हें शुगर भी था, रोग बाद में कुल पता चल रहा है। वे इक्के वगैरह चौक वगैरह चले गए, सबसे मिलाए, जितने भी अमीनाबाद में थे, बाजार में ना मिलने वाले, सब प्यार करते थे उनसे। उन्हें वह उनके साथ आखिरी प्रोग्राम था। हाँ, तालीम मुझे बाबू से ही मिली थी, गंडा भी उन्हीं ने बांधा मुझे। जब बांधा तो अम्मा से कहा कि देखो तुम्हारा लड़का नजराना नहीं देगा तो गंडा नहीं बांधूंगा। देखो इसी को कहा जाता है सच्चा गुरु और सच्चा शिष्य। गंडा बांधना मतलब होता है एक तरह से घुंघरू होता है, इतना मोटा, उसमें घुंघरू रहता है, वो उसी को गंडा कहा जाता है। उसको बंधवाया जाता है पैर में, ये गुरु बांधते हैं। और उसको बंधवाने के लिए अपने बेटे से पैसा लिए थे, 500 रुपया। तो मुझे 500 रुपये के 2 प्रोग्राम मिले थे, जो मैं 500 आया तो उन्होंने गंडा बांधा। बाप हो करके बेटे से पैसा लिया है। पैसा शिक्षा काम नहीं करता है तब तक, जब तक उसका गुरुदक्षिणा न दिया जाए तब तक काम नहीं करता है ना। देखो वो टीचर हो के पैसा लिए हैं, वो अपने बेटे से कि तू पैसा देगा तब तुमको हम सिखाएंगे, नहीं तो भैया चल निकल चले। अब बोलोगे तू कहाँ से पैसा लाएगा, कमा के लाओ, हम क्या जानते हैं कहाँ से लाएगा, पढ़ना है तो पैसा लाओ। आजकल के बच्चों से जबरदस्ती गुरुदक्षिणा मांगना पड़ता है, अरे पैसा दे, पैसा ना दे तो भगा देंगे। और उस समय जबरदस्ती देता था, ना सर जी ले लीजिए। एकलव्य ने अंगूठा काट के दे दिया मांगने पर। आजकल के शिष्य सर जी का टेबल कुर्सी लेकर भाग जाएगा। इसीलिए तो कोनो क्लास में जाओगे कैमरा लगाना पड़ता है, कहा पता कुछ लेकर भाग जाए। सब नहीं है लेकिन बहुत है ना। वहां से संदीप का बैठे बैठे कलम चोरी हो गया। अब बताओ मीला जी, बताओ, गायब हो गया। जैसे हिंदुस्तान से सोना गायब हो रहा है, उनका कलम गायब हो गया। 500 रुपया लगा ना। जब 500 आया तो उन्होंने गंडा बांधा, बोला कि 1 पैसा नहीं दूंगा इसमें, यह मेरा पैसा है, मैं इसका गुरु हूं, इसने मुझे नजराना दिया। नजराना माने दक्षिणा। 500 रुपए देकर मैंने गंडा बंधवाया। और जगत का हार एक लड़का लखनऊ में, दोनों को एक साथ गंडा बांधा। शागिर्द तो मैं बाबूजी का हूँ, शिष्य बोले कि वो मैं बाबूजी का हूँ। फिर पिताजी की मृत्यु हुई। उस समय से मैं इतना छोटा था कि उनके दुख को भी समझ नहीं पाया। उनके मरते ही हम दोनों के लोगों के बहुत दिन खराब शुरू हो गए। उधर शंभू महाराज जी के शौक, कर्जा लेकर खाना पीना देना, खाना पीना गालियां देना घर भर को। और उनका 2 बच्चों की मृत्यु भी उन्हीं के दिनों में हुई। यह सब उस समय की बात है जब बाबूजी की मृत्यु के साथ ही पिताजी बहुत दुखी रहते थे उनसे। मैं उसी समय अम्मा को लेकर नेपाल गया। सोचिए उस समय बिना पिताजी के। मुजफ्फरपुर गया, अम्मा ले गई, बास बरेली भी। यह हालत थी कि 50 रुपये भी मिल जाए कहीं से तो बहुत है। पहले का सब पैसा हमारे टाइम तक खत्म हो गया था, कर्जदार बहुत हो गए थे। बाबूजी किसी का भला करने के लिए एक से लेकर दूसरे को दे देते थे। मतलब 100 लिए 200 दूंगा, यह अजीब आदत थी। कानपुर 2-2.5 साल रहा, जिसमें 25-25 रुपए के 2 ट्यूशन मैंने आर्यनगर में की। पैदल 3 मील जाता था और रास्ते में कब्रिस्तान पड़ता था, डर भी लगता था। 10-11 साल की उम्र थी मेरी। 50 रुपये में रिक्शे पर खर्चा करता और ट्यूशन में नागा तो पैसा अलग से काट लेते। 50 रुपये में काम करके किसी तरह पढ़ता रहा मैं। एक सीताराम बागला करके एक लड़का अमीर घर का था, उसे डांस सिखाता और बेचारा मुझे पढ़ा देता। हाई स्कूल की पढ़ाई कहाँ चिंता, कहाँ अम्मा, कहाँ 50 रुपये की ट्यूशन, सब बिखरा हुआ, इसीलिए फेल हो गया। बाबूजी के मरते ही इनका जिंदगी का तमाशा हो गया। पैसा मिल नहीं रहा था, प्रोग्राम मिल नहीं रहा था। 2 को ट्यूशन पकड़े 25-25 रुपए का, वो भी जाना पड़ता था 3 मील दूर, यानी कि लगभग 10 किलोमीटर। और उतना दूर जाना पड़ता, जाकर पैदल आते। रास्ता में कब्रिस्तान पड़ता था, क्या पता कब्रिस्तान में से कोनो भूत पकड़ के कब्र में बिठा ले। पढ़ाई में फेल हो गए, पढ़ाई अच्छी तरह नहीं हुआ। अच्छी तरह पढ़ता तो तरीके से, ईश्वर की कृपा से मेरा दिमाग बहुत तेज था शुरू में। मैं कहता अगर पढ़ती ना बड़ी तेज भी रहती, दिमाग बड़ी तेज बा हमार। तो क्या करत रहो, नाचत रहो तो पढ़बो किसे, मतलब ना जानते नहीं दे। अच्छी तरह से पढ़ता तो ईश्वर की कृपा से। नेपाल भी गए। एक तो हमारे रिश्तेदार थे झुमक लाल करके, इनके रिश्तेदार का नाम था झुमक लाल।
अम्मा तो इसलिए गई थी कि इनाम वगैरह मिल जाए, बस यही एक कारण थी। वहां रही नहीं, खास प्राप्ति नहीं हुई। जाते में मुजफ्फरपुर भी गए, जयपुर भी गया, मैं भी वहां कोशिश की प्रोग्राम मिल जाए, 200-400 मिल जाए, कुछ महीने कट जाएंगे। ऐसी हालत थी कि एक हम लोग रहते थे एक ही मकान में, पर ऊपर नीचे। चूल्हा शुरू से ही था अलग, महाराज जी का खाना पीना जैसा अपना खाना पीना था पिताजी के समय से ही। दादा दादी पिताजी अलग रहते थे, चाचा अलग। वे मारा पीटी बहुत करते थे। 14 साल की उम्र में जब मैं लखनऊ वापस आया तो फेल होकर कपिला जी की अचानक लखनऊ पहुंची, मालूम करने के वह लड़का जो कुछ करता भी हमारा या गिरहकट हो गया कहाँ है। तब अम्मा जी ने मुझे दिखाया जो मुझे तो करते हैं, थोड़ा बहुत जो सीख पाए। तब कपिला जी मुझे संगीत भारती ले आई। 6 महीने बढ़ गए, मैं बहुत खुश हुआ। उस समय 250 रुपये मिलते थे। रहता था दरियागंज में, दुछत्ती थी, जैन साहब का मकान था। अम्मा जी का यह दुख, जैनियों का मकान है, लड़के को प्याज खाने को नहीं मिल रहा है। मछली तो खाता नहीं था, पर उसमें छोटी सी जगह थी, एक टेबल फैन ले लिया। दरियागंज से 500 नंबर की बस पकड़ता था, कभी रीगल पर, कभी ओडेन सिनेमा के पास उतरता था। वह स्कूल था रिवोली के पास। 1 महीना मैं रास्ता ही भूल गया। एक से खंबे हैं चारों तरफ, मैं किसी तरह से सीढ़ी से चढ़ जाता था, बहुत मुश्किल से फिर निशान बनाए कि यहां से जाओ यहां से आओ। हाँ, एक घटना बहुत दुखदाई रही शुरू में, बाबूजी की मृत्यु के समय। बिल्कुल पैसा नहीं था घर में कि उनका 10वां किया जाए, क्रियाक्रम का पैसा नहीं था, ये हाल था। 10 दिन के अंदर सोचिए मैंने 2 प्रोग्राम किए और 2 प्रोग्राम से 500 रुपये इकट्ठे हुए, तब 10वां और 13वीं की गई। क्रियाक्रम किए, पैसा नहीं था, 500 रुपया कसम, उस स्थिति में जाके नाचे हैं वो, तब जाके उनको पैसा मिला है। बाहर मित्रों आदि को शायद अंदाजा नहीं होगा, घर की ऐसी हालत है। जो भी हो, मुझे अच्छी तरह याद है कि पिताजी का मरना, उन दिनों मेरा नाचना और पैसे इकट्ठे होना, उनसे ही 10वां 13वीं के इंतजाम करना, मुझे अच्छी तरह याद है। उससे बड़ा कष्ट और कुछ नहीं हुआ होगा। ऐसी हालत में मैं नाचने गया, आदमी रोता रहता है, उसमें वो डांस कर रहे हैं जाके, ऐसा सिचुएशन आया है। बड़े लोग का ऐसा ऐसा घटना ढेर घटा है। विराट कोहली का बाबू मर गए थे, वो क्रिकेट खेल रहा था और वो भी सेंचुरी नहीं मारा था, 96 की कुछ रन मारा था, 90 प्लस मारा था। और उसमें उतना सिचुएशन में सोचो, इतना प्रेशर में खेला वो कि घर इलाज पड़ा है। वो भी एरा गरा का नहीं है, अपने ही पिता का है। और वो लड़का क्रिकेट ग्राउंड पे क्रिकेट खेल रहा है, ये पेशेंस होता है। वो उस समय चला जाता तो शायद हम विराट कोहली के नाम नहीं सुन पाते, क्योंकि मौका बहुत दिन के बाद मिला था। अब मौका के दिन ही गड़बड़ हो गया। ऐसा ही होता है कभी कभी, आप मुश्किल में जब जी लेते हो तो बढ़िया में जीने में कोई दिक्कत नहीं होता है। आप गर्मी में बैठ के पढ़ लो, बाद में गर्मी खत्म हो जाएगा, पक्का है। देखो बताते हैं, पहला एग्जाम प्रकृति ही लेता है किसी से, सबसे पहला टक्कर इस नेचर से होता है। जब भी कुछ बड़ा मिलने वाला होता है तो दुख भी उतना ही बड़ा मिलता है, दुख भी उतना ही बड़ा मिलता है और बड़ा मिलता है। ये कहा जाता है ना कि सबसे बढ़िया डायरेक्टर भगवान जी हैं। अच्छा रोल मेहनती आदमी को देते हैं, अच्छा रोल मेहनत। तुमको ज्यादा कष्ट मिल रहा है तो समझ लो कि वो भगवान जी कुछ बड़ा काम के लिए चुने हैं हमको, तो अभी मेहनत करने के लिए इतना कर रहे हैं। नहीं तो अनेरिया रोल कुछ ही को दे दी जाता है ना। देखे होंगे टीवी में कौन कौन आता है, 2 घंटा का 3 घंटा का फिल्म देखिए, उसमें 5 मिनट के लिए बस आया है, 5 मिनट आया, जिससे वेटर बन के आया, हाँ सर क्या लीजिएगा, बस हो गया काम खत्म, कर जो घर जो हो गया तुर काम को। लेकिन जो सबसे ज्यादा कठिन रोल होता है वो हीरो का होता है। याद करना पड़ता है, सब कुछ देखना पड़ता है, पिटाना पड़ता है, सीखना पड़ता है, मुश्किल होता है वो। तो वो उसको पैसा भी तो ज्यादा मिलता है, बात वही होता है। हाँ, मेरा ख्याल है कानपुर या देहरादून ऐसी, लखनऊ वहां गया, नाचता नहीं तो पैसा कहाँ होता। बहुत दुखद वक्त था। बहरहाल 14 साल का था, संगीत भारती आया, तब 1 साल हो गया, कहने लगा तुम परमानेंट हो गए हो। मैं वहां 4.5 साल काम किया। संगीत भारती में सबसे बड़ी कमी थी, गुप्ता जी भरतनाट्यम मणिपुर वालों को कहते थे कि पंक्ति बनाकर ग्रुप फिट करो, कौवे करो या मरो, ये करो वो करो, और समझते थे कि कथक में 8 मिनट रानी की करड़ा सोलो करवा दो, बस काफी है। मुझे दुख होता कि मैं कर सकता हूं, मुझे करने नहीं देते। इसी धर्म संकट से मैंने नौकरी छोड़ दी। बात देखो क्या था। सरकारी स्कूल में क्या अंतर पड़ता है, सरकारी स्कूल में बस वो टीचर जाते हैं स्कूल में, सरकारी स्कूल के टीचर में और प्राइवेट स्कूल के टीचर में फर्क होता है थोड़ा सा। क्या, सरकारी स्कूल के टीचर जाते हैं, उनको बस ये देखना है कि आधा घंटा हम बस क्लास में बैठ जाते हैं, पढ़ाए चाहे ना पढ़ाए। लेकिन वही प्राइवेट संस्थान जो होता है वो टाइम नहीं देखता है, वो जाता है ये देखता है कि हम लेटों से पढ़ाएंगे लेकिन ये पढ़ा के जाएंगे। बात समझ में रखा होता है, एक जिम्मेवारी होता है। जैसे नौकरी में क्या दिक्कत हो गया, इनका कहना क्या है कि
जहां पे इनको नौकरी नौकरी मिला वहां पे ये बहुत बढ़िया सिखा सकते थे, लेकिन इनको मौका नहीं दिया जाता था। और उनको लगता था बाकी टीचरों को कि भाई इको लाइल बड़ा सुनाता ना यानी कितनी मनी तथ्य ये सिखा दो, अब बोलो कि हो गया जाओ घरे जाओ। तो ये बोलते थे, इसी चक्कर में बोले कि हम नौकरी वोकरी करेंगे नहीं, ये जा हमारा को मौका नहीं दे रहा है कोनो, और हम उसे बढ़िया बता सकते हैं। 56 के आसपास लगभग 8 महीने में रहा, लखनऊ चला गया बस ऐसे ही। तब शंभू महाराज आ चुके थे भारतीय कला केंद्र में, और सुमित्रा जी वहां करजन रोड में सिखाते थे माया राव को। संगीत भारती की कमाई से मैंने एक साइकिल खरीदी थी जो मेरे पास है। उस साइकिल को मैं नहीं बेचता हूं, उसे देखकर पुराना वक्त याद करता हूं कि किस तरह साइकिल पर मैं चढ़कर ट्यूशन कराता था 50 रुपए में। संगीत भारती के पैसे काफी नहीं होते थे। फैमिली थी बरखंभा रोड पर, 2 बच्चे थे मिक्की और अनु। 2 बार यहाँ सड़क पर गिर पड़ा अनबैलेंस होकर। साइकिल काम चलाऊ आती थी, ठीक से आती थी, हाँ ठीक से तो आती थी नहीं थी, बस पैसे बचाने के लिए खरीदी थी। साइकिल नहीं आता था, साइकिल से 2 बार ढिमिला गए थे। खैर भारतीय कला केंद्र में पूसा रोड पर, तुम लोगों में से साइकिल चलाने किसको नहीं आता अभी तक? तुमको साइकिल चलाने नहीं आता है? और किसको नहीं आता? तू साइकिल लेके चलता है रे, तू साइकिल से तो चलता है। किसको साइकिल चलाने नहीं आता है पूछे हम अभी तक? तुमको नहीं आता है? सफा नहीं काहे? डर बना हुआ है। तुम साइकिल नहीं चलाता, मोटरसाइकिल किसे चलाएगा फिर बाद में? तुम लोगों में सबको आता है, किसको नहीं आता है? नहीं, काहे? डर लगता है? डर लगता है? मैथवा से हल्का है, मैथवा से हल्का है। देखो, अरे तुमको तो प्रूफ हो गया कि तुमको नहीं आता है, तू ना ही चलाओ। कब वो ट्रक वाला उलट गया ना तुम्हारे साइकिल की टक्कर से, तो बेचारा ढेर बर्बाद हो जाएगा। साइकिल उल्टा तो मान लो कम खर्चा लगा, कहीं ट्रक अवे पलट गया कभी, ये साइकिल से इधर से प्रिंस जा रहे हैं, उधर से ट्रक आ रहा है, ये साइकिल गया, ये आया, ट्रक में धक्का लगा, ट्रक उछड़ के चला गया वजीरगंज। ड्राइवर बहुत गंभीर हालत में है। सुन लो, बताते हैं, देखो बताते हैं। चुप चुप रहो। कभी भी कोई काम करने जाओ तो डरते काहे हो? सबसे पहला, डर गया सो मर गया, ये बात रियली है। पहले तो डरो मत। हाँ, एगो हम जब साइकिल सीखे थे तो हमको कहा कि देख, जब ले तोरा घाव ना लगी और कहीं खून ना बही तो समझ लिए तोरा साइकिल चलावे आई हुई, तब टारगेट तक कसहूं चोट लागो खून बहो। आसान थोड़े ना होता है। हमको याद है, हम साइकिल शुरू शुरू सीखे थे तो खरिहान था, लेके जाते थे, जब देखते थे साइकिल गिरने वाला है तो कूद के भाग जाते थे हम, साइकिल होने जाके गिरता था। हमको याद है, तब हमको सिखाया कि अरे कबो तू भाग रहा है साइकिल छोड़ेगा, कबो साइकिल लिए तोरा पर कूद गया तो उस समय क्या करोगे? बोले वो क्या करी, तब ब्रेक मार, ब्रेक है लिए है, तब ब्रेक मारना सीखे धीरे धीरे। ना हम सही में और वैसे ही कूदते थे, ऐसे देख रहे बस सही से हैंडल पे से पैर धो के ऐसे सीट पर से कूद के चलनी भाग, जो होने साइकिल मोर होने, फिर जाके उठा के लाते थे। हमें क्या करना है? और टूटत रहे तो ले जाके धीरे से साइकिल वाला घर में ले जाके लगा के छोड़ देते थे। जब हम क्या जानते नहीं, हमने क्यों जाना। आए? हाँ, बुढ़वे साइकिल था उस समय, रेंजर साइकिल नहीं था। अरे मूर्ख, 2008-7 में वो 10 क्लास में तो अपना पूरा बढ़िया से सीख गए। 5-6 का हम बात बता रहे हैं, 2005-6 में रेंजर साइकिल जिसके पास मिल जाए ना तो लोग देखने जाते थे, देखो ना ओकर के रेंजर साइकिल नहीं कहते थे हम लोग, जिस बुढ़वा साइकिल बोला ना, लड़की वाला साइकिल है। लड़का वाला साइकिल बड़का, लड़की वाला साइकिल ये छोटका है, वो लड़की वाला साइकिल है। ओकरा के चलाना बेइज्जती समझता था, है ठीक ही चलाएगा, बेइज्जती है। साइकिल शुरू में सीखो ना, वो घुस के उसमें
नहीं समझ में आ रहा है? घुस के उसमें और सीट पर ऐसे हाथ रख के, एक हाथ से ऐसे हाथ रख के, एक हाथ से हैंडल चलावे के बा, एक हाथ से धोइले बनी, गोड़ चलाओ तो नहीं। उहे तो आनंद है चलाने में। और साइकिल नहीं चलाओगे तो फिर बाद में मोटरसाइकिल कैसे चलाओगे, फिर बाद में कार कैसे चलाओगे, फिर कुछ नहीं चला पाओगे। जानते हो क्या दिक्कत है? सबसे ज्यादा दिक्कत होगा तुम्हारा समय नहीं बचेगा। क्या है? तुमको कहीं बाजारों में जाना है, ए भाई तनी गड़िया ले चलो, नहीं घरे बामरा और कोई हम ना ले जाए, अपना भी हुनर है, उठा नहीं चल गए नहीं, बात है ना। अब कहीं तहीं में जाना है तुमको, ऐसा जगह जाना है जहां दूर दूर तक बस नहीं जाता हो, तो क्या करोगे? जब पैदल जाओगे, जाओ पैदल। अब तो लड़कियों को भी सीखना जरूरी है, सही बता रहे हैं। आराम से स्कूटी चलाना है, बैठ के क्या करना है? स्कूटी चलाना, दूसरा को धांगना है रोड पे। चुप रहो जी। हाँ, कहाँ थे हम? एक आदमी ना, एक्सीडेंट हो गया एक आदमी का, पुलिस वाला आया, पुलिस वाला आया, बोला कि कैसे एक्सीडेंट हुआ रे? तो बोला कि एक लड़की आके हमें, वो औरत थी जो धक्का मार दी। तो बोला कि जब तुमको पता था कि स्कूटी एक औरत चले, तुमको किनारा बैठना चाहिए था। तो बोला किनारा, हम बहुत किनारा बैठ के बीड़ी पियत रही। पैसा ले जाके मारी। दूसरे हम कहते ना किनारा बैठे, बैठे वाला पर बैठे रही हम, उन्हें बैठे वाला पार्क में, वो ले जाके तो पुलिसिया बड़ी बदमाश था, बोला अरे करके धूम्रपान के तुम्हें जेल में डालो ले जाके। धूम्रपान कर रहा है। खैर बढ़िया से साइकिल चलाना चाहिए, हम मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, ये बढ़िया से सीखना चाहिए। चलो चुप रहो अब। खैर भारतीय कला केंद्र पूसा रोड पर, वहां आए तो छोटी मोटी क्लास मिली, चुप रहो अब। यहां भी झमेला वाली क्लास, जब मेरे अंदर वो चरण टुकड़े हो गया, बबुआ बबुआ नीतीश, हाँ चुप रहो, बखान मत करो अब, हाँ चुप रहो, ठीक बा। सुनो अब वो कोचिंग पढ़ाना छोड़ दिए वजह से, हिंदुस्तान डांस अकादमी में से अब आ गए दूसरा जगह कला केंद्र। वहां भी वो कुछ सिखाना चाहते थे, पर यहां तक कि बड़ी लड़कियां समझदार थी, जो भी आएंगी बड़े महाराज के पास आएंगी। यहां काहे को आएंगी? जब 18-20 साल का लड़का बड़े बुजुर्ग के आगे कहां चल सकता था। खैर उसमें से रश्मि जी एक लड़की मिली थी जिसे पूरे मन से सिखाया। वहां भी जब ज्वाइन किए तो इनका उम्र लगभग 17-18 साल रहा होगा। कोई भी बच्ची आती थी लड़की सब, तो वो सब वहां पे पुराने एगो गुरुजी थे, उनके पास ज्यादातर जाती थी कि इनको कोची आएगा, इतना नया नया भी है, छोड़ो अभी। उसमें से एक शिष्या मिली रश्मि वाजपेयी, इसीलिए हमको अभी कोई बड़ी लड़की नहीं मिलती, इसको तैयार करेंगे। और वो तालीम देखकर महाराज के यहाँ थी जो लड़कियां अट्रैक्ट हुई और हमारी तरफ खींचने लगी, क्योंकि तालीम जरा अच्छी थी मेरी। इनको बस एक रश्मि वाजपेयी मिली सिखाने के लिए, ये तो नाम बढ़िया से करके सिखाए कि बाकी अब देखिए अरे इनसे बढ़िया तो ही सिखा रहे हैं बस। उसके बाद वेले अगर लच्छू महाराज जी, मालती माधव ने पहला किया, उसमें से स्टेटमेंट था। बड़ीदार बात यह है कि उनके एक्शन वगैरह सब मैं ही बनाता था। अंदर अंदर वे कहते थे कि अब जब वहां जाएगा तो बोल देना सबके सामने चाचा जी कौन सा मूवमेंट सिखाया था, तो मैं कहूंगा कि वो वाला, फिर तुम लीजो अपने आप। बस मैं बनाता था, और मैं और बरखबार गोवर्धन लीला बनाने के लिए 1.5 साल पहले आए थे। पूसा रोड में जब कॉलेज शुरू हुआ मैं आ गया था, नीना जी के सामने ही मैंने ज्वाइन किया। केशव भाई के साथ में रहने लगा, सूप आदि पीते थे, बिचारे बनाते थे, मुझे तो आता भी नहीं था। बस उसके बाद संगीत भारती के जमाने में होश कलकत्ते में कॉन्फ्रेंस में नाचा हूँ। उस समय दयाराम जी साथ दे, वह मेरी देख रेख करते रहे। इसको ले जाता हूँ रखवाली के लिए जो मेरा नाच हुआ है। वहां से कलकत्ते की ऑडियंस ने मेरी बड़ी प्रशंसा की, इतनी थी कि तमाम अखबारों में मैं छप गया एकदम से।
और वहां से दूसरे डांसर तमाम, उनको भी लगा कि भाई लड़के में कुछ कर ही डाला है। तब वहां से लोगों को पता चला कि मैं कुछ हूं घर का, पर उस समय कुछ कटिंग वगैरह नहीं है, बहुत पुरानी बात है। वहां से मेरा एक मोड़ हुआ। उसके बाद हरिदास स्वामी कॉन्फ्रेंस बम्बई ब्रज नारायण ने मुझे बुलाया, वहां से प्रोग्राम मेरा बहुत अच्छा हुआ। भारतीय कला केंद्र ज्वाइन करने के बाद से मेरा ईश्वर की कृपा से प्रोग्राम कलकत्ता बम्बई, उन्हीं दिनों कुछ अरसे के बाद मद्रास भारतीय कला केंद्र के साथ ही था मद्रास। धीरे धीरे लोग मुझे चाहने लगे, इज्जत करने लगे। 3 साल जो संगीत भारती में बीते हैं उसमें नियम था सुबह 4 बजे उठना बगैर नागा। अब देखो इनका टाइम टेबल कितना खतरनाक है। ऐसे ही थोड़े ना इनको किताब पढ़ रहे हैं। बिरजू महाराज एक डांसर की किताब में छपना पड़ा। इनको अगर मत समझो, जितना ही फिल्म में डांस आता है ना, सब जो ये लोग ये एक्ट्रेस करती है, सब चाहे ये सब हीरो लोग करता है, तो ये सब कुछ सिखाता है ये लोग। उन लोग को कुछ आता है? कुछ नहीं, उन लोग को स्टेप वाइज ये सब बताया है, ऐसे थोड़े ना है। हाँ, कहाँ थे हम? सुबह 5 बजे जब उठना, 4 बजे उठना बगैर नागा, चाहे बुखार चढ़ा है चाहे खांसी। सुबह 5 बजे से रियाज, 5, 6, 7, 8 बजे तक रियाज। रियाज माने प्रैक्टिस। फिर घर जाना है, 1 घंटे में तैयार होकर 9 बजे 2 घंटा की क्लास। फिर 3 साल खूब रियाज किया, यही सोचकर कि यही टाइम है, कुछ आगे बढ़ना है, तो अंधेरा कमरा करके रियाज करता था। बाद में थक जाऊं तो जो भी साज हाथ लगे, कभी सितार, कभी गिटार, कभी हारमोनियम लेकर बजाऊं, मतलब रिलैक्स होने के लिए। सितार भी मैं बहुत बजाने लगा, अच्छा खासा हूँ, खूब जोरों से। फिर हाथ में शक्लें बनने लगी मिजराब की वजह से, मैंने छोड़ दिया कि डिस्टर्ब करेगा। डांस में 2 आंखें दिखेगी, तो मैंने सितार छोड़ दिया। गिटार बजाने लगा, ऐसे थोड़ा शौक के मारे। सितार छोड़ा, गिटार छोड़ा, फिर बांसुरी चली मेरी दिन, मतलब शौक के मारे बजाता रहा। डागर साहब के यहाँ ट्रेन में ऊपर बजा रहा हूँ, गुनगुना रहे हैं, वे शौक भी रहा होगा। सरोद भी चलता रहा, सरोद मेरा शौक अभी भी शौक है। तबला मैं शुरू से बजाता हूँ। हारमोनियम थोड़ा बहुत लहराने लायक बजाता हूँ शुरू से। शुरू में फिल्मी गाने गाकर पूरे मोहल्ले को, लोगों को खुश किया करता था जब मैं छोटा था। वहाँ 2 फैमिली थी मोहल्ले में जो मेरा नाच देखकर बहुत खुश होती थी, खाना वाना खिला देती थी। सिंधी फैमिली थी जो बेचारी बहुत मदद करती थी, कभी दाल मखाने की सब्जी बने तो चुपचाप लाकर खिला देती थी। मतलब हमारी हालत ऐसी थी कि कोई खिला दे तो अच्छा लगता था। खैर उसके बाद वहाँ से तमाम ऐसे काम नए नए। उसके बाद की कहानी मालूम ही है कि आपको, कि कितने पहले दुनिया भर के हिस्टोरिकल फिर विदेशी टूर शुरू हो गए। रूस मेरा पहला ट्रिप था जिसमें कुमार संभव से लेकर हम सब लोग गए थे। धीरे धीरे इनका मांग बढ़ने लगा, पूरे भारत भर में मांग होने लगा, और पहला ट्रिप हुआ इनका रूस में, विदेश में भी जाने लगे। आपको संगीत अकादमी अवार्ड कब मिला? तो बोल रहे हैं कि 27 साल का था। इसके बाद पूछ रहे हैं कि आपकी शादी किस साल हुई? ओ मां, मैं 18 साल का था, बस इतना ही। 18 साल की उम्र में मेरी शादी अम्मा जी ने करा दी। बहुत बड़ी गलती थी। जब हम सोच रहे थे कि कोई काम कर लें फिर शादी करें, पर अम्मा जी शायद घबराई हुई थी कि उनको चिंता थी कि पिताजी तो मर ही गए हैं, उनका पता नहीं क्या होगा। उसी घबराहट में शादी कर दी, पर वह मेरे लिए ज्यादा नुकसानदेह रहा। एक जिम्मेवारी और ज्यादा बढ़ गई, और शायद नौकरी भी मैं नहीं कर सका। अपने रियाज में, नाच में मस्त हो सकता था, लेकिन इन पाबंदियों ने, शादी, गृहस्थी और लखनऊ, इन चीजों ने मुझे मजबूर कर दिया कि तुम नौकरी नहीं करोगे तो क्या करोगे। वरना छोड़ छाड़ के मैं अकेले फिल्म में भी चाचा जी की वजह से असिस्टेंट बन सकता था बंबई जाकर। लालच शुरू में जैसे बच्चों को अक्सर हुआ करता है कि बंबई भाग जाओ। खैर वो नहीं अच्छा हुआ जो नहीं गया। कुछ समझदार लोगों ने एडवाइज किया कि ये ठीक नहीं है। अच्छा हुआ बच गया। खैर बाद में हमारा किस्सा फिर सत्यजीत रे के फिल्म ने रिसेंट किया था। कभी कभी एक होता है कि आपको कोई प्लानिंग कुछ और चल रहा है, अचानक कुछ और हो जाता है, और उसी से बहुत अच्छा हो जाता है। यही इनके साथ भी हुआ। अगर इनका शादी नहीं हुआ होता तो नौकरी नहीं करते तो चले जाते बंबई, किसी फिल्म में असिस्टेंट का काम करते, तो आज हम लोग इनको नहीं पढ़ पाते। ये उलझ गए इधर, और उलझ करके कुछ नया काम कर दिए। खूब पूर्ण रूप से मेहनत सिखाना, शागिर्दों को सिखा रहे हैं। या कोशिश है कि भगवान की कृपा भी होनी चाहिए, मतलब कोशिश यही रहती है कि कोई चीज चुराता नहीं हूं कि अपने बेटे के लिए रखना है, उसे सिखाने के लिए, उस लड़की को नहीं सिखाना, या भेद मेरे में नहीं है। मतभेद तो बिल्कुल नहीं है, बस ये छोटी सी कहानी थी। फिलहाल डिटेल में पता कुछ बहुत कुछ है। अपने शागिर्दों के बारे में बताएं। शागिर्द माने होता शिष्य।
जिनके बारे में सोचकर आपको लगता है कुछ करेंगे। तो देखो इस शागिर्द के बारे में क्या कह रहे हैं। शागिर्दों में ऐसा है कि अब तुम हो इतने अरसे से, किसी भी अच्छे खानदान की लड़की तो के नाम से तो हम कहेंगे कि शाश्वती लगी हुई है। 15-20 साल से और कुछ दिन पहले मैंने कहा था कि अब अंदर अब रंग शुरू हुआ है। वैसे विदेशियों में बेरेनुकी की तरक्की चल रही है, उधर फिलिप मैकलिनटॉक वह चला गया, बहुत अच्छा, वह इस वक्त अच्छा होता, वह लाजवाब। फिर उस तमन्ना है कि आके सीखे मुझसे। बाकी तीरथ प्रताप प्रदीप ये लोग नाम किए हैं, लेकिन इन लोगों की सबसे बड़ी तसल्ली हो गई कि काम मिल गया, अब हम कमाने लगे हैं, बस यही परफॉर्मेंस कर लो, तालियां ले लो, पैसे मिल जाएंगे, बात खत्म हो गई। कला को के होने वाले लोग, कला के लिए सच्चे दिल से परेशान होने वाले लोग बहुत कम लोग रहते हैं, उनके आगे बढ़ाएं, बहुत कम ही तो हैं। अब लड़कियों में तरक्की करने वाली के नाम सामने आने वाले लड़कियों में तरक्की करने वाली के सामने शाश्वती ही है। दुर्गा भी अच्छी तरक्की कर रही है, ये छोटी सी फैमिली की लड़की है, अच्छी स्थिति घर की नहीं है, पर उसका मन नाच के साथ जुड़ा हुआ है। अब सीखने के तो बहुत सारे लोग सीख ले ही रहे हैं, और लड़कों में जितना बढ़ाना चाहिए कृष्ण मोहन राम मोहन को उतना ध्यान नहीं है। यहाँ तक कि मेरे बेटे भी ध्यान नहीं देते उस तरह का, जिस तरह आपने मेरी कहानी सुनी है। इन लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। हाँ भैया हुक्म दे दिया है, हम 2 साल तक कुछ नहीं सोचेंगे, बस यही सोचेंगे। उस तरह का त्याग नहीं है, उतनी शक्ति नहीं है। मौज लेते हैं, नाचते हैं, एक तरह से एंजॉय सोचकर ले लेते हैं, क्योंकि देश विदेश में बहुत गया, जर्मनी, जापान, हांगकांग, लाओस, बर्मा। देखो ये क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि ये भी इतने लोगों को सिखाए, लेकिन कुछ लोगों का नाम लिए, क्योंकि सब में ये लालसा है, ये नहीं है। सबको बस ऐसे ही आना है, जाके तनि मनी सीखना है, चले जाना है। उनको लगता है कि बस काम चलाओ, सीख लिए, बस काम हो गया। यहां तक कि बोल रहे हैं कि मेरे लड़के भी वैसे नहीं हैं कि वो सीख पाए। ये जरूरी नहीं है कि आप बहुत अच्छे हैं तो आपके घर वाले भी सब कोई क्या हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। आप बहुत खराब है तो आपके घर में सब कोई खराब निकल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। एक ही माँ बाप के 2 संतान होते हैं, 3 संतान होते हैं, तीनों का विचारे अलग अलग हो जाता है। वहीं राम बहुत धीर भाव के थे और लक्ष्मण झगड़ा कर देते थे, होता था ना ऐसा, तो वो अलग बात था। रश्मि वाजपेयी, आप बार बार विदेश गए, उसमें कोई आपको बात याद आती है, कोई विशेष आयोजन जिससे आपको लगा हो, जो आप कहेंगे हमको? बिरजू महाराज, हाँ क्यों नहीं, एक बहुत जरूरी था। जैसे लंदन फेस्टिवल, अमेरिका में 2-4 जगह हैं, वहां भी 2-4 जगह हैं, वहां भी कामगी हॉल में हम नाचे थे, बड़े अच्छे लोग थे। एक जगह एक लड़का आंखें उसकी फटी हुई एकदम से हाँफते कांपते हुए आया, मैंने सोचा कि न जाने क्या हुआ होगा। मैंने कहा मेरे साथ एक फोटो खिंचवाने क्या तुम्हें? यश यश, बेचारा बेहाल हो गया। अब लड़का तक का बेहाल होकर नाच देखने में यह जरा मजेदार बात है। पाकिस्तान में कोई खातून थी जो पूरे हॉल में ही आवाज आए चिल्लाई थी, सुभान अल्लाह, मतलब मेरे नाच के आशिक तो बहुत हैं, मेरी आशिकी भी बहुत है, मैं नाच ही की वजह से हूँ, इसीलिए नाच के ही होते हैं, मैं बेचारा स्टूडेंट हूँ उस नचाने वाले का। अभी बोले थे ना तुरंत, अभी कुछ देर पहले कि वो फिल्म आया है जिसको देख के लोग रो रहे हैं, वो बच्चे रो रहे हैं। तो एक तरह से डायरेक्टर का वो सफलता है कि ऐसा क्रिएट कर दिया कि उसको रियल समझ रहा है, स्क्रिप्टेड है, स्क्रिप्टेड समझ में आ रहा है, वो जान रहा है सब कोई कि रियल नहीं है, लेकिन इतना बढ़िया से बनाया कि लग ही नहीं रहा, लग रहा है कि रियल है। तो उसी को देख रहे हो ना। वैसे ही ये भी है कि बोल रहे थे कि मान लो कि कोई चिल्लाने लगा, क्या हुआ, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, तो इनको लगता है कि ना कुछ तो कर रहे हैं सही, तभी तो बोल रहा है सब। उसके बाद धीरे धीरे मैं दिल्ली में स्कूटर खरीदा, फिर चला नहीं, हम लड़ गए थे खंभे में अपने आप। स्कूटर खरीदे थे यो जाके धक्का मार दिए, वो कुंदन की तरह, चंदन की तरह। डर के मारे मोटर खरीदी, 2-4 दफे पुरानी खरीदी, फिर बैंक से लोन लेकर नई अम्बेसडर, फिर सभी जगह फिएट खरीदी है, अब दूसरी फिएट है। ईश्वर की कृपा से काफी सुविधा है, काफी कृपा है, लोग प्यार करते हैं मुझसे। मैं उस प्यार की वजह से इतना बड़ा हूं, क्योंकि रश्मि वाजपेयी बोल रही हैं कि आपको आगे बढ़ाने में अम्मा जी का बहुत हाथ है। अरे अम्मा जी का बहुत बड़ा हाथ है। अम्मा जी ने शुरू में उन बुजुर्गों की तारीफ करके मेरे सामने हरदम की कि बेटा वैसे ही है, कम से कम इतना तो नाम याद था उनको बुजुर्गों का। अभी आप दूसरे से पूछे तो घर में नाम, उन्हें नाम नहीं मालूम होगा कि वो कौन थे। चाची
से पूछे तो महाराज बिंदा दिन के पहले और कौन थे उनको मालूम नहीं। ठुमरिया भी मैंने उन्हीं से सीखी। एक ऑब्जेक्टिव आता है कि ठुमरिया बिरजू महाराज ने किससे सीखा था? चाची से सीखा था अपना। वही शंभू महाराज की पत्नी वाकई में मेरी गुरुवाइन थी, वो माँ थी। गुरुवाइन भी जब मैं नाचता था तो बड़ा एग्जामिनर जज अपने अम्मा को समझता था। वो नाच देखती थी, मैं कहता था कि मैं कहीं गलत तो नहीं हो रहा हूँ, मतलब बाबूजी वाला ढंग है ना, कहीं गड़बड़ी तो नहीं हो रही? तो कहती नहीं बेटा, उन्हीं की तस्वीर हो। पर वैले वैले मेरा नया क्रिएशन है। वो हरदम ही कहती थी कि लखनऊ के बुजुर्गों से गवाही ली, चेंज तो नहीं लग रहा है। नहीं बेटा, वही ढंग, बेटा का भी वही ढंग है, और तुम्हारा शरीर वगैरह टोटल वही ढंग है, बैठने का उठने का बात करने का, मतलब वो शरीर उनका ही, सब कुछ उनका ही। और भी जगह बहुत ही जाने को हम लोग प्रिय हैं, बम्बई में, कलकत्ता में, साउथ के लोग बहुत चाहते हैं। पर हर डांसर के लिए थोड़ी देर बाद गलत शब्द का इस्तेमाल कर ले, पर दिल से आप पूछो तो ईमानदारी से बताओ तो दूसरा शब्द इस्तेमाल नहीं करेगा, यही कहेगा अच्छे हैं। मतलब ईमानदारी से कहेंगे तो प्रोफेशनल जहां आता है, चार जगह बुराई करेंगे, उन्हें क्या आता होगा, ऐसा बेकार आदमी है। तो मुझे मालूम है इस चीज का, मुझे कोई द्वेष नहीं है शुरू में से किसी के बारे में जो करता है बढ़िया, बस एक खास आदत है। मतलब क्या कह रहे हैं कि ये हर लोग आपका तारीफ करने वाले नहीं मिलेंगे, कोई कोई बुराई भी करने वाला मिलेगा। आपको मंच पर कुछ अनुभव संस्करण बचपन के अनुभव याद हो? हम नाचे तो बहुत ज्यादा हैं, इतनी की गिनती करना मुश्किल है। और उस जमाने से रामपुर नवाब के महल में भी नाचा हूं, नेपाल महाराज के यहाँ नाचा हूं, जमींदारों के यहाँ नाचा हूं, जहां अक्सर मैं तमाशा सुनाता रहता हूं। जहां महफिल लगी लड़का नाचेगा, चारों तरफ खिसक कर बैठ जाओ, जगह बनाओ, सब लोग खिसक जाएं, गाले नीचे गलीचे गलीचे, चांदनी चांदनी के गलीचे, जमीन पर गड्ढे हैं, कहीं खांचा है, मतलब यह नहीं कौन परवाह करे। देखो, उनसे पूछा गया अगला सवाल कि कुछ ऐसा घटना याद है जो मंच पर हुआ हो आपके साथ? बोले कि हम इतना नाचे हैं, इतना नाचे हैं, इतना नाचे हैं कि हमको याद ही नहीं है कि हम कितना नाचे हैं। हम कहीं भी नाचना शुरू कर देते थे। ऐसा हो गया था कि 10 लोग अगर बैठे हैं, हम वहां पहुंच जाते थे तो सब लोग कहते थे अरे थोड़ा साइड हो जाओ ना, साइड, देखो नहीं नाचेगा। हम वही जो नाचने लगते थे। बिरजू महाराज कह रहे हैं, और ये भी नहीं देखते कि नीचे टेढ़ा है कि मेढ़ा है। और वो बोल रहे हैं कि आजकल के डांसर हैं, स्टेज खराब है, बड़ा टेढ़ा है, बड़ा गड्ढा है। हम लोगों को ये सब सोचने का मौका नहीं मिलता था। अब गर्मी के दिन में सोचो, ना एयर कंडीशन, ना कुछ बड़े बड़े पंखे लेकर मिलता था आज का, और नौकर जाकर पंखा हाँकते थे बड़ा बड़ा लेकर, उससे हाथ बचाना पड़ता था, और नाचने में उनसे लड़ ना जाएं। और दूसरे गैस लाइट जलती थी, उसकी भी गर्मी। वो बोले कि आजकल नाचने वाला जहां होता है वहां एसी लगाया जाता है, कूलर लगाया जाता है, बड़े बड़े पंखे लगाए जाते हैं। उस समय कुछ नहीं था, वो गर्मी में नाचना था, में ऐसा लाइट नहीं था। वो लाइट कैसा था? ऐसा लाइट था कि वो गैस जलता था, गैसवा में से हीट आता था ऊपर से। अक्सर रात में होते थे या दिन में भी होते थे। भरवी का प्रोग्राम जो कहा जाता था, यह कायदा था कि रात में 1:30 बजे तक चलता था नाचवाच। उसमें थोड़ा भाव गीत वगैरह हुआ तो ठुमरी भाव पर विशेष दूसरी दिन 10 बजे की महफिल थी। सुबह 10 बजे से 4 बजे तक भैरवी का प्रोग्राम कहलाता था, तो उसमें समापन होता था। मानो टोटल प्रोग्राम, यानी कि डांसर आया है तो सुबह से लेकर शाम तक। बिरजू महाराज डांसर थे, लेकिन इनके डांस में और आज के डांस में बहुत फर्क है। आजकल जो होता है वो डांस नहीं, अश्लीलता खाली चलता है। इस समय सच में नाच होता था, आजकल थोड़े ना डांस होता है, आजकल केवल अश्लीलता होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहेगा।